हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास का जो आपका 4th चैप्टर है, हम उसके विषय में बात करते हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। आप समझ सकते हो जो सब दिए गए हैं, जो भारत जातीय आधार पर विभाजित है, उनके विषय में। भारत में विश्व के 8 धर्म हैं, 8 के 8 धर्मों के लोग रहते हैं, उनके विषय में। और लैंगिक मसले जो महिला और पुरुष के आधार पर जो समाज में कार्यशैली विभाजित है या लोगों की जो सोच है, उनके विषय में बात की गई है यहाँ चैप्टर में। जो पिछला चैप्टर हमने देखा कि सामाजिक जो विविधता है लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती। समाज में जो भिन्नता आपको देखने को मिलती है, बल्कि राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि हमें जो क्या है सामाजिक असमानता हमारे समाज के अंदर है, तो राजनीति में भी जो क्या है उन्हीं समाजों से, उन्हीं धर्मों से, उन्हीं जातियों से लोग चुनकर जो क्या है नेता, अभिनेता जो बनते हैं। कई बार तो अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है, क्योंकि अभिव्यक्ति है, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए जो क्या है उन पर विचार विमर्श होता है संसद के अंदर और कानून वगैरह बनाए जाते हैं। इस अध्याय में हम विचार को भारत के जो लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानता पर गौर करेंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मसले आपके ये हैं। लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। यह असमानताएं कैसी हैं, किस तरह से राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से विचार करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए क्या वो लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं। तो उनके विषय में हम बात करेंगे, अभिव्यक्तियाँ जो दर्शाई गई हैं। हम आगे इसमें बात करते हैं लैंगिक मसले और राजनीति की बात करती है आती है। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें, जो हमारे समाज में हमें दिखाई देती है। सामाजिक असमानता का रूप हर जगह आपको नज़र आता है। राजनीति के अध्ययन में शायद इस बात पर पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें कि प्रकृति और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित जो रूढ़ छवियाँ हैं, जो पहले से तय की गई सामाजिक भूमिकाएं हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। निजी और सार्वजनिक विभाजन की जहां बात की जाए, चाहे महिला का हो, पुरुष का हो, लड़के का हो, लड़कियां का हो, कि पालन पोषण के क्रम में मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी एक परिवार को चलाने की है, एक गृहस्थी को चलाने की और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से लगती है। श्रम का लैंगिक विभाजन होता है जिसमें काम का तरीका है, मतलब काम का जो क्या बंटवारा है वो कर दिया जाता है कि घर के अंदर के सारे काम हैं वो महिलाएं करेंगी और घर से बाहर के जितने भी काम होंगे वो सारे जो क्या पुरुष करेंगे। वो बातें हैं। औरतें घर के अंदर का सारा काम, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना, इस तरह का कार्य है, जबकि पुरुष है घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सारे काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है। लेकिन जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए अगर पैसे मिलते हैं तो पुरुष उस काम को करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइया पुरुष ही होते हैं। इसी प्रकार औरतों घर के बाहर काम ना करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियाँ पानी की जलावन जुटाने के लिए, खेत में जो कटाई का कार्य करने तक, शहरों में भी हम देखते हैं महिलाएं जो काम करती हैं। और आज के समय में हम देखें तो बहुत सारी जो नौकरियां हैं, जॉब हैं, जहाँ पे महिलाएं ही काम करती हैं। और कोई गरीब स्त्री किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरी का काम कर रही है, मध्य वर्गीय स्त्री को काम जो क्या खुद दफ्तर में जा रही है। सच्चाई है अधिकांश महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती हैं ताकि परिवार की आमदनी है वो बनी रहे, लेकिन उनके काम का ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी जो कि उसका श्रेय नहीं मिलता। ये सच्चाई है। महिलाएं जो सुबह उनका काम शुरू हो जाता है और शाम तक वो काम करती रहती है, लेकिन उसका श्रेय उन्हें नहीं मिलता। मैं इस बात से सहमत हूँ। यहाँ जो ये कहना चाहते हैं, श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरतों तो घर की 4 दीवारी में सिमट रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। लेकिन आज जो ये छवियाँ हैं धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन
हमें जो एक्सप्लेन करना होगा वो हमें जो यहाँ बातें दी गई हैं हमने उन्हीं रूढ़िवादी विचारों पर ही उसको एक्सप्लेन करना है। हम अपने नए विचार यहाँ नहीं रख सकते जब हम कोई क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो उससे हमें बचना होगा। ये बातें हैं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों की अगर हम बात करें, इसमें हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका जो क्या है नाम मात्र की है। महिलाएं जो क्या राजनीति के अंदर बिल्कुल कम है और यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती हैं। पुरुषों को ही सार्वजनिक मसलों में भागीदार करके वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी है सरकारों के द्वारा और धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे हैं। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए हैं, बराबरी के लिए अधिकार हासिल करने का आंदोलन किए हैं। विभिन्न देशों में वोट को हासिल करने के लिए आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलन में महिलाओं ने राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को उठाने के विषय में भी, जैसे हमने देखा है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ हमने देखे महिलाओं ने किस तरह से जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं, वोट के लिए आंदोलन किए हैं। तो बातें यहाँ वही कहना चाहता है। आगे इसने कहा है कि उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग है और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई है। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया है। अगर नारीवादी आंदोलन की बात करें हम, चाहे महिला है पुरुष है, समान अधिकारों और अवसरों के लिए जो विश्वास करने वाली महिला या पुरुष है, मतलब चाहे महिला है पुरुष है, उनको जो क्या है बराबर के अधिकार हो, वही सम्मान उन महिलाओं को मिले और वही सम्मान पुरुषों को मिले, चाहे वेतन की बात आए, काम की बात आए, जो भी आए। तो बातें हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति को इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को हम पाते हैं, जबकि पहले इन कामों में महिलाओं को लायक नहीं माना जाता था। आज ये यहाँ तक पहुँच गई है। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियाई जो देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। मतलब क्या, वो राजनीति के अंदर भी जो क्या है सक्रिय रूप से अपनी भूमिका जो निभा रही हैं, वो बात यहाँ कहना चाहता है। आगे हमारे देश में आज़ादी के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी पितर प्रधान है। पितर प्रधान आप समझ सकते हो, जिसका अर्थ है कि पिता का शासन हो। इस पद पर प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ज़्यादा शक्तियाँ, मतलब पुरुष जो निर्णय लेते हैं परिवार के अंदर, उन्हीं निर्णयों को जो क्या है सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। वो पितर प्रधान की बात आती है। लेकिन अभी भी महिलाओं का साथ जो क्या है कुछ भेदभाव होते हैं। उन भेदभाव के विषय में हम जो आपका आगे कॉन्सेप्ट होगा, हमारा एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहेगा, अगर हम बात करें तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का कि आज भी महिलाओं के साथ किस प्रकार से जो क्या है भेदभाव है वो होता है और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या हासिल है। मतलब जहां बात करूं मैं, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर है 6 नंबर और 3 नंबर के लिए जो क्या इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद तब तक आपका।